सुनिए, कहिए, सुनिए, कहिए, कहते कहते बातों में प्यार हो जाएगा। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। रेडियो एसएन, दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन। गाने और बातें, सपने नए, आओ बातें करें। आइए दोस्तों, जिंदगी के रंग हमारे लेखकों के संग के इस बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज रामचंद्र राव सर मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। मैं रामचंद्र राव साहब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आभार है आपका जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। दोस्तों, हम आज राव साहब की बुक के बारे में बात करेंगे। राव साहब जो कुछ भी उन्होंने सोचा, देखा, समझा, अनुभव किया, अपनी इस किताब में लिखा, उनसे बात करेंगे। तो राव साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को अपना परिचय दीजिए। आप क्या करते हैं, कहाँ हैं आप? नमस्कार, माय नेम इज रामचंद्र राव। मैं वैसे तो आंध्र प्रदेश से मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मेरा एजुकेशन भी अप टू ग्रेजुएशन वहाँ हुआ। उसके बाद मैं एमबीए करने के लिए दिल्ली गया और उसके बाद जॉब करते करते मैं कुछ फर्दर एजुकेशन में भी मैंने अपना एजुकेशन को आगे किया, एमकॉम एंड रिसेंटली एमए इन इकोनॉमिक्स, रिसेंटली 2022 में। राइट। मेरा ये बिलीफ है कि एजुकेशन, नॉलेज जो है, ये इतना बड़ा समुद्र है, आप कभी भी जो है उसको कंप्लीटली तैयार नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। करंटली मैं अभी अपना नालंदा यूनिवर्सिटी से संस्कृत का कोर्स भी कर रहा हूँ। वाओ! ताकि अपने स्क्रिप्चर्स संस्कृत में, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ सकें। बहुत खूब, बहुत खूब। दैट इज सो अमेजिंग। दोस्तों देखिए, राव साहब इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं और जाहिर से बात है, जिस वक्त तक इंसान पढ़ता है, सीखता है, वो हमेशा जवान रहता है, हमेशा एनर्जेटिक बना रहता है। और वैसे भी पढ़ाई की तो कोई उम्र ही नहीं होती, ज्ञान बढ़ाने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया हम सब लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे आपकी किताब के बारे में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें आपकी किताब दिखाइए, उसका टाइटल बताइए। जरूर। इट इज अ प्लेजर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माय बुक, जिसका नाम है रेजिलियंस ऑफ ए नेशन। भारत का एक रेजिलियंस कैरेक्टर, मतलब हर तरीके की, हर तकलीफ को उठाने की और चलते रहने की जो क्षमता है भारत की, उस क्षमता के बारे में मैंने इस किताब में लिखा है। ब्यूटिफुल, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो अब आगे बढ़ते हैं सर, और मुझे ये बताइए, ये बुक किस बारे में है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट्स एसेंस? इसकी आत्मा क्या है? हम जब स्कूल में जाते हैं, इतिहास तो हम पढ़ते ही हैं, और आज की जमाने में साइंस, मैथमेटिक्स के जो है जोर बढ़ता जा रहा है। तो एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब नौकरी के लिए जो है इंग्लिश आना और मैथमेटिक्स, साइंस में अच्छी प्रवेश होना एक क्वालिफिकेशन माना जाता है। पेरेंट्स भी और बच्चे भी और इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी जोर दिया जाता है इन सब्जेक्ट्स पे। जबकि इंसानियत की असलियत तो एक आर्ट फॉर्म, इंसान मैथमेटिशियन बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन इंसानियत का जो कहानी है वो आर्ट फॉर्म से होता है। उसमें चाहे संगीत है, चाहे
साहित्य है, चाहे कुछ नया चीज समझना है, रिलेशंस है, इमोशंस है, एक हमारी जिम्मेदारी है समाज की तरफ, हमारे कुटुंब के तरफ, हमारे देश की तरफ कोई जिम्मेदारी है। ये चीजें सिखाने की साइंस आज स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो कुछ लोग आज भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन समय बहुत बदलता जा रहा है। हर चीज की जल्दी रिजल्ट चाहिए सबको, किसी को भी समय नहीं है कि कुछ जानने की। लेकिन बिना अपने एक घर भी हम बनाते हैं, उसकी अगर फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, दीवार खड़ी कर देंगे 25 मंजिले की या 50 मंजिले की भवन तो दिख रहा है, लेकिन उसकी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ तक हम नहीं देख पा रहे। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो बिल्डिंग किसी ना किसी दिन गिरना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए। यही एक भारत की जब देश एज ए कंट्री, अगर देश को देखा जाए, हमारा देश सबसे पुराने इतिहास जिसकी रिकॉर्ड हुई है वो देश है भारत। हजारों साल इसकी, तो अगर हम रामायण के हिसाब से जाते हैं तो लाखों साल की है। अगर ह्यूमन हिस्ट्री में भी जाते हैं तो एटलीस्ट सिंध नागरिकता का जो है 5000 साल का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। ऋग्वेद का उससे भी बहुत पहले की रिकॉर्ड है। तो हमारी फाउंडेशन इतना मजबूत है, इसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बंगलो खड़ा कर दो, कितनी भी मंजिलें खड़ा कर दो, ये कभी नहीं गिरने वाला देश। लेकिन इस देश के ऊपर, इस देश में बहुत समय पहले जब पूरी दुनिया में लोग किस तरीके से खाना खाना चाहिए जैसे छोटी छोटी, या कपड़े पहनने जैसे छोटी चीज को नहीं जानते थे, उस समय में यहाँ सिल्क की वस्त्र पहनते थे, सोने की आभूषण पहनते थे। राजा महाराजा का मुकुट की हमारे चर्चा है पुराणों में। तो एक मुकुट अगर बन रही है, दैट मीन्स एक कारीगरी है, एक आर्ट फॉर्म है, हमारे पास लिटरेचर है। रामायण लिखी गई हजारों साल पहले, लिखी गई मतलब लिखना पढ़ना हमारे पास अवेलेबल। तो इन चीजों को जो है ना, इस वजह से जो है ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारे कई कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने डेवलप किया, चाहे वो संगीत की थी, चाहे वो साहित्य की थी, चाहे वो ग्रामर थी, व्याकरण। ऐसे करते करते एक मुख्य शास्त्र है जो इकोनॉमिक्स, आर्थिक शास्त्र जिसको कहते हैं। हमारे देश में आर्थिक शास्त्र के रचना महाभारत काल में भी हुआ था। भीष्म जी जब अपने शैया पे पड़े हुए थे रणभूमि में, जब युधिष्ठिर उनके पास पहुंचते थे तो पितामह भीष्म उनको कई एक राजा को किस तरीके से अपना राज करना सलाह देते थे। वो सलाह में आर्थिक शास्त्र का जो है विवरण होता है। क्योंकि मैं बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और एमए इन इकोनॉमिक्स किया हूं, तो इकोनॉमिक्स एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इतिहास तो आपने बहुत पढ़े होंगे, हजारों किताब है भारत के इतिहास के ऊपर। लेकिन मैंने इतिहास को नया दृष्टिकोण से देखा है कि इतने सारे इन्वेजन्स, अलेक्जेंडर से लेकर के ब्रिटिश तक हमारे देश के ऊपर बार बार एक के पीछे एक इतने सारे जो है ना अटैक क्यों करते आ रहे हैं, किसी और देश के इतिहास में इतना नहीं मिलता। उसका एक ही कारण है कि हमारा वेल्थ, इस देश में जो संपदा जिसको बोलते हैं, वेल्थ जो क्रिएटेड थी, सोना चांदी आभूषण, ये सारे देख के उन लोगों को जो है ना ये लूटने, क्योंकि उनको वेल्थ क्रिएशन नहीं आता था, तो इसलिए उन्होंने जो है लूटने की एक निर्णय लिया और हिंदुस्तान के ऊपर बार बार अटैक करते रहे। 2000 साल लूटने के बावजूद भारत वापस कुछ पिछले कुछ समय में ऑलरेडी 3rd पोजीशन में आई। इसका कारण है कि इस देश की जो रिसोर्सेस हैं, इस देश की जो स्पिरिट है वो इतना स्ट्रांग है, ये कितने बार भी दबाया गया ये वापस उठ के खड़ा है। तो मैं इसके अंदर, इस किताब के अंदर इतिहास मैंने बहुत चर्चा किया है, बट उस इतिहास के अंदर एक ही मेरा अंडर करंट है कि इस देश की जो स्पिरिट है, रेजिलियंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि
इतने तकलीफों के बावजूद उठ खड़े होकर के केवल 75 इयर्स में, मतलब जब ब्रिटिश छोड़ के गई थी 1947 में, लूट लूट के इस देश को गरीब कंगाल बना के गई थी, 75 साल के बाद आज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड 140 करोड़ जनता के बावजूद आज हम दुनिया में तीसरे स्थान में पहुंच गए। अब इस स्थान पे पहुंचे तो अगला कार्यक्रम होगा हर गरीब को भी जो है अमीर बनाने का कार्यक्रम। ये एक आर्थिक शास्त्र के मूल सिद्धांतों के ऊपर है। तो मैं ये किताब जो है मेरा रिसर्च का पहला कार्यक्रम है जिसमें आपको अपने बारे में पहचान मैंने बताया कि अब क्या हो आपका देश, ये देश क्या है, हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। अभी मेरा अगला बुक होगा इकोनॉमिक्स के। ओके, अगला बुक होगा आपका इकोनॉमिक्स के ऊपर कि अभी तक तो आपने ये चीज़ एक्सप्लोर की और हम सब लोगों को बताई अपनी इस बुक में कि हम क्या थे, क्या हैं और वही रहने वाले हैं, तो हमारी इकोनॉमी पर क्या असर आने वाला है। बहुत खूब। तो जैसा मुझे समझ में आया राव साहब, आपको इस बुक को लिखने का इंस्पिरेशन जो आपको इंस्पिरेशन मिला वो हमारी हिस्ट्री से ही मिला और हमारी रेजिलियंस से मिला कि हम लोग इतनी मुसीबतों के बावजूद भी खड़े हो जाते हैं और फिर से वापस से बिल्ड हो जाते हैं। कोई और रीज़न रहा राव साहब जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे इस बुक को लिखना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कॉलेज में जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे हमें ये बताया गया था कि एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा। ओके। तो हमारी उम्र उस टाइम पे 20 के करीब थे, तो मन में ये सवाल आया कि हम तो बहुत सुनते थे चाणक्य जी के बारे में, जो 2600 साल पहले आर्थिक शास्त्र के कई रूल्स बताए, उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। एडम स्मिथ के बारे में बोल रहे हैं। एडम स्मिथ जी को पूरी मतलब एक स्टूडेंट होने की वजह से उनको बहुत बहुत नमस्कार। एडम स्मिथ जी कोई कम नहीं है, उनकी मैं बेइज्जती या इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत मतलब जो है महान व्यक्ति है। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स में एक बुक लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें हर देश का जो है इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था उस टाइम के। ये बुक 270-275 साल हुआ, आज भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड, मतलब आज भी जो है उस बुक को लोग पब्लिश करते हैं, पढ़ते हैं। तो मेरा एक ही सवाल उस टाइम पे जो मन में रह गई थी, लेकिन जिंदगी में जो है आप खुद अपनी जिंदगी ढूंढते ढूंढते कुछ समय निकल गया, बट मन में तो यह रह गई थी। फिर मैं 2020 में जब कोविड हुआ था, उस टाइम पे बहुत टाइम मिलता था, क्या करें इस टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो उस समय में करते करते मैं फिर बेंगलोर में जैन यूनिवर्सिटी में वापस एडमिशन लिया था। और 2 साल मैंने MA क्लासेस अटेंड की थी, सैटरडे संडे क्लासेस अटेंड किया। फिर इकोनॉमिक्स को दोबारा से मैंने जब पढ़ा, फिर वापस वही बात हुई कि चाणक्य एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न। तब फिर मेरे को, क्योंकि उम्र में तब 20 साल का था, तब सिर्फ गुस्सा था। अब गुस्से को जो है मैंने आंसर ढूंढना चालू किया कि मैं चाणक्य को जो है कि पितामह बोलूं, क्या बोलूं। तो इसलिए फिर मैंने अर्थशास्त्र को दोबारा से पढ़ना चालू किया। तो फिर अर्थशास्त्र में उनके स्टार्टिंग पहला ही श्लोक में उन्होंने ये कहा, मैंने गुरुजनों से जितना सुना है और जितनी नॉलेज मैंने हासिल किया है उसको लेके ये मैं अर्थशास्त्र की रचना कर रहा हूँ। तो आप सोचिए इतनी बारीक थे। वो बोल रहे हैं मैं इसका इन्वेंटर नहीं हूँ, मैं 2600 साल पहले उन्होंने लिखा, वो बोलते मैं इसका इन्वेंटर नहीं हूँ भाई, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने मेरे गुरुओं से सीखा। यानी कि ये जो विज्ञान है हमारी बहुत पुरानी है। फिर मैंने खोजना चालू किया, तो रामायण में राम और भरत की डिस्कशन में आर्थिक शास्त्र के डिस्कशन है, और महाभारत में युधिष्ठिर, बहुत सारे पर्व में आर्थिक के जो है डिस्कशन है। अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में भी था। भीम बहुत इंटेलिजेंट है। भीम जो है हमारे सीरियल्स में दिखाया जाता है, खाते हैं और तोड़ते हैं, नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। वो इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने भी युधिष्ठिर को बहुत सारे सिखाए, और फाइनली जो है कि भीष्म पितामह ने जो सिखाया। तो फिर मैंने सोचा
इतने पुराने शास्त्र का कोई तो मूल होगा। फिर मैं ऋग्वेद के जो है कुछ मंत्र पढ़ने चल के, फिर ऋग्वेद के पहला ही मंत्र है, विचित्र लगेगा लोगों को कि इतनी ज्ञान है हमारे शास्त्रों में। पहला मंत्र ऋग्वेद का बोलता है होतारम रत्न धातुमम करके, मतलब अग्निमीले पुरोहितम होतारम रत्न धातु। होतारम रत्न धातुम का मीनिंग है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेल्थ। ओके। तो आप सोचिए, ऋग्वेद का पहला मंत्र बोलता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेल्थ, मतलब कि ऐश्वर्य को का प्रदान करने वाला या ऐश्वर्य सबको बांटने वाला। यहां से हमारा ऋग्वेद शुरू होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो भैया कुछ जवाब बताना पड़ेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये बताना जरूरी है भाई, हम जो कॉलेज की किताबों में पढ़ रहे हैं वो बहुत सीमित है, लिमिटेड है। बहुत ज्यादा ज्ञान है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये जो इंस्पिरेशन है मुझे, फिर मैंने अपना रिसर्च करते 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 एक एक चीज को जो है इकट्ठा करके मैंने पहले वो लिखते लिखते फिर मुझे लगा कि मुझे असली साइंस जो अर्थशास्त्र के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं ये तो बता दूं कि भाई आप कौन हो, आपके पास क्या है। समझ लीजिए आप समीर जी हैं कि अचानक कोई आके बोलता है समीर जी आपके दादाजी ने जो है 1 लाख करोड़ का सोना वहां पे जंगल में छुपाया हुआ है, आपको मालूम नहीं है। वो आके बता रहे हैं कि फलानी जगह पे है, फलाना मंदिर के पास आपका जो है सोना छुपाया हुआ है, जाओ। तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपना वेल्थ तो क्लेम करने के लिए जाएंगे। वही मैं बताना चाह रहा था अपने बच्चों को कि आने वाली पीढ़ियों को कि इतनी जो है शास्त्र है हमारे पास, प्लीज पढ़ो उसको। इतना ज्ञान है, पढ़ो उसको, हासिल करो, हासिल करके नई नई चीजें खोजो उसमें से। ये मेरा इंस्पिरेशन है। जो ये किताब में जो है मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया, अपने आप को आंसर ढूंढा, और इस सारे का जरूर कहना चाहूंगा। एक बार मैंने श्रृंगेरी में शारदा माता के दर्शन लिए, फिर शंकराचार्य जी के दर्शन लिए। उस दिन शायद कुछ हुआ और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। वाओ, ओ माय गॉड, बहुत बहुत सुंदर और बहुत रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान। सच ये है सर, आई सिंसियरली अप्रिशिएट दिस। जैसा आपने अभी अभी कहा, माँ शारदा, कहीं से तो कुछ आशीर्वाद, कहीं से कुछ इशारा आपको मिला और आपने उसे रिसीव किया। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू करी, रिसर्च शुरू करी। और मैं अपने देखने वालों और सुनने वालों को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि राव साहब ने दरअसल हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत आईना, एक मिरर तैयार किया है। हम उसमें अपने आप की छवि देख सकते हैं। कौन हैं हम, कहाँ से आए हैं हम, क्या थे हम और क्या हैं हम, और क्या हो सकते हैं। इस बात की संभावनाएं भी हम बना सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा, किसी ज़माने में किसी ने पहिया, व्हील बना लिया, अब हमें पहिए को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज़ इट। तो अर्थशास्त्र कह लीजिए या इकोनॉमी कह लीजिए, वो चाणक्य से भी कितने समय पहले आपने जैसे बताया बन गई थी। हमें तो उसको सिर्फ इस्तेमाल करना आना चाहिए। बड़ी ही सुंदर बात कही सर, बड़ी ही सुंदर बात कही राव साहब। तो राव साहब, जो आपकी ये जो बुक है, मुझे थोड़ा सा बताइए और हमारे सुनने वालों को भी पता चले उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, या उसमें कुछ खंड हैं, आपने कैसे इस पूरी बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बुक? जी, इसमें पहले चैप्टर्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो मैंने टोटल 11 चैप्टर्स में इसमें अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पीरियड के जो है ना कहानी सुनाता गया जी। और उसका अंडरकरंट बेसिकली यही है कि आपका कैरेक्टर क्या है। पहले तो आपको जो है ना इसमें एक सवाल उठता है, उस सवाल का जवाब ढूंढता हुआ मैं अपने आप जो है एक सवाल पूछ रहा हूँ और उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर किया और जो मेरे को जवाब मिला है वही जवाब 11 चैप्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया। ओके। इसमें मेरा सवाल ये है कि भगवत गीता का चैप्टर 2:24 में से एक श्लोक लिया है मैंने
जिसमें से आत्मा का एक वर्णन है कि ये आत्मा जो है कि ना किसी पदार्थ से जो है ना तो जलता है ना तो पानी में मिलता इसको भिगो है, सकता है। ये खत्म होता है, इसकी कोई अंत नहीं है, एटर्नल है। हाँ? तो ये भगवद गीता का श्लोक है। इसमें शंकराचार्य जी का आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो उसमें एक्सप्लेन किया शंकर भाषण में, वो सवाल है, इज एवरलास्टिंग, ऑमनी प्रेजेंट, अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड एटर्नली द सेम। एटर्नली द सेम, उसकी कभी भी नेचर बदलता नहीं है, ऐसे उन्होंने लिखा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक मामूली सा इंसान, मुझे मेरी आत्मा अगर एटर्नली सेम, मेरी माता जिसको मैं कहता हूँ भारती, माता भारती जिसको हम कहते हैं, हिंदुस्तान को हम भारती, भारत देश या भारती बोलते हैं, माता भारती, माँ भारती बोलते हैं, क्या इनका भी एक आत्मा है? वाह! क्या इनकी आत्मा भी ऐसे ही भगवान के जैसे एटर्नल है? अगर मैं एक जीवात्मा एटर्नल हूँ, क्या ये मेरी माता का भी जो है, भारत माता का भी जो है एटर्नल है? तो उसका सवाल का जवाब मैंने ढूंढना चालू किया। तो इंटरेस्टिंगली मेरे को बिपिन चंद्रपाल जी का जो है एक लेटर मिला था, जो उन्होंने उस टाइम पे एक ब्रिटिश स्टूडेंट उनसे पढ़ते थे, उस स्टूडेंट को उन्होंने लिखा था कि अगर भारत को तुमको जानना है तो एक स्टूडेंट के जैसे या रिसर्चर के जैसे नहीं, भारत से प्रेम करते हुए यहाँ पे आओ, यहाँ पे रहो, तब भारत के बारे में पता चलता है। तो उन्होंने वो लेटर लिखा, उसके अंदर उन्होंने भारत माता की जो सोल को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है उन लेटर्स में कि उस स्टूडेंट को। तो वो जो लेटर्स मैंने पढ़ने के बाद मेरे सवाल का जवाब मिला। फिर सवाल उठती है कि अगर एटर्नली सेम है, अगर ये कुछ नहीं हो सकता है, तो कई समय ऐसे बीत गए हैं पिछले 2000 साल में। पहले तो प्रभु राम की जो है यहाँ पे इस धरती पे आगमन हुआ, फिर बाद में श्री कृष्ण जी के हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। तब तो माता भारती जो है बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि अपने बच्चे एक से बढ़कर एक। और बाद में जो है उस समय में भी रावण भी था या हिरण्यकशिपु थे, उनको भी देख, क्योंकि विष्णु पुराण में एक जगह पे जो है इसका जिक्र भी है, भूदेवी जाके श्री महाविष्णु से प्रार्थना करती हैं कि अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है, आप कुछ करो हिरण्यकशिपु के बाद। फिर श्री महाविष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि आप घबराओ मत, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ। तो मैंने ये सोचा कि उसी तरीके से भारत माँ जो है ये 2000 साल में जितने दुख सह लिया है, उसका भी कोई चेंज हुआ है क्या? कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है, बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे चीज होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लाइट माइंडेड हो जाते हैं, बहुत अच्छे, मतलब 10 लोगों से हम प्यार से बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा चीज गलत हो जाता है तो हम अपने गुस्से को दूसरों के ऊपर भी उतारते हैं। क्या भारती भी जो है, महाभारती भी इस तरीके की सिचुएशन में कुछ उनका कैरेक्टर बदला है क्या? ओके। उनकी जो श्री कृष्ण के टाइम पे जो भारत देश था उसमें और अभी 21वीं सदी में जो भारत देश है, इसमें कोई फर्क नजर आया क्या? फिर उस सवाल को जवाब देते देते मैंने कि इसको पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने जो है भारत की जो है लैंड ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब इस देश में क्या क्या आपको ग्रंथ पैदा हुए हैं, लोगों ने जो है जिस तरीके से लिखे हैं, ऋग्वेद से लेकर के महाभारत की कहानी या भगवद गीता तक जो है जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा टच करके, उसके बाद इस देश का फाउंडेशंस वगैरह किसने लगाए, हरिश्चंद्र से लेकर के राम कृष्ण जो है अपने अपने फिलॉसफी से उन्होंने हमें सिखाया। वो सीख हम ओवर ए पीरियड हम सर आपकी आवाज चली गई। जी। हाँ। वो पीरियड जो है हमारे भूल गए थे, वो उनका जो सीख थी, उन्होंने जो सीख दी है वो सीख हमने कैसे भूले, जिसकी वजह से चाणक्य को जो है बहुत कुछ अखंड भारत बनाने में बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, चंद्रगुप्त को इकट्ठा करके।
फिर उन्होंने वो कैरेक्टर को रीइंस्टेट किया, और रीइंस्टेट होने के बाद फिर वापस जैसे गुप्तों के तक चलते चलते फिर जैसे जो है बाहर से इन्वेजन्स आना चालू किया, कासिम से लेकर के अंग्रेजों तक की जो है, रॉबर्ट क्लाइव तक की जो है, कि एक से पीछे एक जैसे आए हैं। तो हर एक पीरियड को एक चैप्टर में मैंने उसको मैंने इस चैप्टर्स किया, गोल्डन एरा, डार्क एरा, एज ऑफ डिस्पेयर, इस तरीके से करते करते 1947 तक हम इस लड़ाई को कैसे लड़के जीत गए हैं और फॉरेनर्स को हम बाहर भेज दिए। इस तरीके से 11 चैप्टर, 10 चैप्टर थे। फिर मैंने 11वें चैप्टर में हमारे देश जैसा कोई तकलीफ उठाने वाला दूसरा कोई देश है क्या पूरे दुनिया में, तो उसको फिर मैंने इजराइल का जो है एक एग्जाम्पल देते हुए छोटी कंपैरिजन दिया है 11वें चैप्टर में। 11 चैप्टर। ओके 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 ओके, बिल्कुल क्लियरली सर, हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपने अपनी बुक को स्ट्रक्चराइज किया है। जैसे आपने बताया गोल्डन एरा, डार्क एरा, इस तरीके से। तो अगर कोई भी रीडर आपकी बुक को पढ़ता है तो एक फ्लो उसको मालूम पड़ेगा, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर आया है, ख़त्म नहीं हुआ है ये। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि वो आत्मा जो है वो तो हमेशा रहेगी, उसका रूप भी नहीं बदलता, मतलब आई मीन वो स्टेबल रहती है। तो अगर वो भारत माता उस ज़माने में थी तो आज भी है, और यू एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो एक बहुत खूबसूरत फ्लो मुझे आपकी बात सुनकर महसूस हो रहा है कि होगा। अगर हम इस बुक को पढ़ेंगे तो इट वुड सर्टनली बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड थ्रू एंड थ्रू। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो आपको क्या लगता है सर कि जो आपकी राइटिंग है, मतलब अगर उसको मैं थोड़ा सा सांस्कृतिक तरीके से कहूँ या लिटरेरी लैंग्वेज में कहूँ, कि आपकी जो लेखनी है, आपका जो पेन है, आपका जो राइटिंग स्टाइल है, वो कैसा है? स्टोरी बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा फनी, लाइट, स्लाइटली हार्ड? सो आपकी लेखनी, उसका स्टाइल क्या है? जी, मैं कहूँ बहुत ही सुंदर सवाल है ये। इनफैक्ट यू हैव एक्चुअली मेरे दिल की बात को बाहर निकाल रहे हैं आप अननोइंगली। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, तो मेरी मातृभाषा तेलुगु है। तेलुगु में एक महान कवि है, उनका नाम है श्रीरंगम श्रीनिवाचार्य। हम कॉलेज के दिनों में उनकी कविताएं बहुत पढ़ते थे। उसमें कुछ महाप्रस्थानम करके उनका बहुत महान ग्रंथ है। उसमें वो लिखते हैं किसी भी देश का इतिहास में क्या रखा है। सारे देश का जो है इतिहास एक ही चीज बताता है, जो बलवान है कमजोर को जो है दबाया है, या अमीर ने गरीबों को दबाया है। तो अब ये नहीं चलेगी। अब सामान्य जन जो होता है, इतिहास के कोने में एक अंधेरे कुएं में छुपा हुआ सामान्य जन का जो इतिहास है, उसको बाहर निकालने का समय आ गया। ऐसे एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है। वाओ, ओके। वो मैंने कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी, और उसी प्रेरणा से इस बुक को मैंने एक इतिहास की बुक नहीं बनाया, जैसे आप दूसरे इतिहासकारों की जो है बहुत सीरियस नोट पे इतिहास अब पढ़ते हैं। इसमें इतिहास मैंने बताया, लेकिन बीच बीच में बहुत ही सुंदर कहानियां मैंने इसमें आम जनता की कहानियां बताया कि उन्होंने भारत माता की जो कैरेक्टर है बनाने में राम और कृष्ण की जितनी बड़ा महान रोल है, उतना ही महान रोल इनका भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका रेडियो का नाम आपने बताया मुझे, तांतिया, रेडियो तांतिया। यस। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे किताब में तांतिया भील जी का कहानी भी मैंने मेंशन किया। वाओ। जबकि मुझे डाउट है कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग तांतिया जी को जानते हैं। इनको मध्य प्रदेश में तांतिया भील जी को तांतिया मामा के नाम पे प्यार से पुकारा जाता है। इनका भी मैंने इसमें कहानी बताया था कि ये इतिहास बनाने में सिर्फ गांधी जी का या किसी 2-4 लोगों का बड़े नाम नहीं है। तांतिया भील जी का नाम है,
असम में बोरफुकन है, आंध्रा में अल्लूरी सीतारामराजु है, कुमरम भीम है। इस टाइप के मैंने छोटे छोटे कहानियां भी बताई। और एक स्पिरिट जिसको बोलते हैं, मराठा एम्पायर के बारे में बोलते हुए सभी तो शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं या उनके जो है पेशवाइयों के बारे में बात करते हैं। मैंने एक ऐसी एक औरत, आम औरत, गांव की औरत की कहानी मैंने बताया इसके अंदर, जो शिवाजी महाराज के समय में रात के टाइम पे रायगढ़ की उनका किला जम करके 1000 फुट की जो है स्टीप वाल है, अगर दिन में देखे तो आज भी हम घबरा जाएं, तो उसको रात के टाइम पे उसने उतर के घर गई थी और अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिलाना है घर, वो दूध बेचती थी किले में और सुबह दूध लेके रायगढ़ किले में आती थी और 5 बजे या 6 बजे सूर्यास्त होने से पहले किले दरवाजे बंद होते थे। तो उस बिचारी को उस दिन लेट हो गया था और अपने बच्चे को घर में अकेले वो छोड़ नहीं सकती थी। रात के टाइम पे वो किला जो है जम करके पूरा जो है 1000 फुट जाके अपने बच्चे को दूध पिला के अगले दिन जब सुबह आया तो शिवाजी के महाराज के जो पुलिस है उनको पकड़ के शिवाजी महाराज के सामने लेके गए। उसको पनिशमेंट नहीं दिया, शिवाजी महाराज ने उसको सत्कार किया। ये करके उनका नाम था हीराबाई, उनको शिवाजी महाराज ने बोला हिरकणी है, हिरकणी मतलब डीर है मराठी में, और उस दीवार को मजबूत बना के एक बुर्ज बना दिया। वो आज की डेट पे हिरकणी बुर्ज के नाम पे जाना जाता है। मेरी किताब में मैंने इस तरीके की जो है ना सामान्य जन की कहानी और इतनी बड़ी जो है ना आत्मा की जो जर्नी है भारत की, वैसे बहुत सारे मैंने कहानियां जो है राजे महाराजों के बताया था, तो छोटे से छोटे इंसानों का भी बता के आई मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर कि जो बच्चे पढ़ेंगे इसको, ये एक बार पढ़ना चालू करेंगे तो ये कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। सीरियसली राव साहब, मैं आपकी बात सुनता जा रहा हूँ और लगातार मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये रीड आपकी बुक इतनी सचमुच इंटरेस्टिंग होगी कि जो भी, और मोरोवर आपसे जो बातचीत मेरी हो रही है और जितने भी हमारे आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले लोग आज हम जुड़े हुए हैं, वो आपकी बातें सुनकर आपकी बुक को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। बहुत प्यारी सी चीज़, फिक्शन तो नहीं है ये, ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट, हमारी हिस्ट्री, उसका इंटरप्रिटेशन आपके हिसाब से, देन हमारे शास्त्रों का भी उसमें इनकॉर्पोरेशन, उनके मीनिंग्स, और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हिंदुस्तान की, भारत की रहीं, उसको आगे हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कर रहे हैं। ये सारी बातें आज की यंग जनरेशन को और रादर हम जैसे लोगों को भी एक बार फिर से देखने को मिलेंगी। तो राव साहब, जैसे आपने इतनी सारी बातें अपने बुक के बारे में बताई, तो एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। ये बुक या आपकी जो राइटिंग है, जो भी लेखन जिसको कहेंगे, वो आपकी खुद की अभिव्यक्ति है? मतलब यू वांट टू come out with your own ideas, whatever you have thought, आप वो बताना चाहते हैं, नंबर 1, या आप पॉपुलेशन से, समाज से डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहते हैं? What exactly do you want to do? You want to, express yourself, or you want to communicate with the society? इसमें मैंने कोई भी अपनी, क्योंकि ये इतिहास और कैरेक्टर की 2 बातें मैंने कही है। इतिहास तो कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसमें बदलाव नहीं आ सकती, जो हुआ है उसको एज इट इज बता दिया। बट इतिहास के एक एक पन्ने को जो है जब हम देखते हैं, हर इंसान का अपना अपना एक राय होता है। तो हो सकता है शिवाजी महाराज की तरफ जब नजर मारता हूँ तो मेरी गर्दन जो है ऊंचा हो जाता है, इतना बड़ा महान योद्धा है। और मैंने कुछ लोगों को सुना है उनके बारे में कुछ नेगेटिव भी बोलते, जैसे कि शिवाजी महाराज सूरत में अटैक किए थे, तब सूरत को लूटे थे, तो कुछ मारवाड़ियों से मैंने सुना कि वो उनको लाइक नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने मारवाड़ियों को लूटा है।
अगर 400 साल के बाद मैं देख रहा हूं, मैं शिवाजी महाराज को एक ऊंचे स्थान में, तो ऐसा क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि सूरत उस समय पे औरंगजेब के राज में था, और औरंगजेब को चैलेंज करना है तो उनकी कोई बहुत मजबूत किले को जो है, जो रिच है, आप किसको कैसे चैलेंज करते हो? उसकी संपत्ति लूट के चैलेंज करते हो। उसके बाद औरंगजेब को जितना गुस्सा आना था, एक शिवाजी महाराज का 10,000 की सेना थी और औरंगजेब का 4 लाख सेना, आप सोच लीजिए कि 1:10 रेशियो में चैलेंज थी। तो इसमें जैसे आपने कहा कि इतिहास मैंने एज इट इज बताया, कोई चेंज नहीं। एट द सेम टाइम उनके तरफ जो एंगल है, मेरी नहीं, और भी बहुत सारे इतिहासकार जो नेशनलिस्ट है, उनकी एंगल क्या थी, उन्होंने क्या सोचा, और फिर मेरे कुछ सवाल जरूर उसमें थे, मेरे भी एंगल। एंड आई एम श्योर ये मेरे जो सवाल हैं, हर भारतीय के अंदर ये सवाल डेफिनेटली होगा, सेम सवाल होगा। कई बार वो उसका आंसर ढूंढते ढूंढते गलत जगह पे वो पहुंच जाते हैं, तो फिर गलत आंसर मिलेगा। सो मैं इसमें फलाने ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा, इस तरीके से मैंने पूरे एविडेंसेस के साथ उनके सामने पेश किया। बाकी लेने का जो काम है, रीडर का खुद का जजमेंट है, वो अपने आप डिसाइड करें कि ये हुआ है तो इसमें क्या थी, क्या मेरे को समझना है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एज इट इज एंड द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड फिर थोड़े से मेरे सवाल भी जो सभी रीडर्स के रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। Okay, I got your point, sir. So, दोस्तों, I would just like to summarize this very beautifully. Though of course, राव साहब ने बता ही दिया कि राव साहब ने पहले तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल एज इट इज पेश किए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति थी। उसके बाद उन्होंने जितने भी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इन फैक्ट्स एंड फिगर्स का इंटरप्रिटेशन किया, कि उनको नाराज़गी थी और एंगर था और डिप्रेशन डिस्प्रेशन था, वो चीज़ भी राव साहब ने सिंपल जैसी थी वैसे रख दिया। उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति की बात करें, 1 मिनट के लिए अपने इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो राव साहब ने अपना इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन मार्क्स के तौर पे रखा कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या ऐसा होना चाहिए था, और उसका फर्दर इंटरप्रिटेशन रीडर के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप लोग इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप सोचिए कि क्या होना चाहिए था। मेरा काम था इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक अच्छे तरीके से माला में बना के आपके सामने रखना। Amazingly beautiful. Thank you so very much. I'm really enthralled now to read this book. Seriously, I'm very interested now, क्योंकि as such टाइटल देख के लगता है कि ठीक है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुक होगी, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशंस जो आप बता रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो राव साहब, यूजुअली ऑथर्स जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, वो बहुत बोल्ड होते हैं, क्योंकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो कुछ भी उन्होंने समझा होता है, और बेबाक बहुत बोल्डली लिख देते हैं। फिर ठीक है, जिसको जो इंटरप्रिटेशन करना है करे। क्या ऐसा भी कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में है, आपकी एक्सपीरियंस में है, आपके अनुभव में है, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे? क्या कोई ऐसा टॉपिक है दिमाग में आपके, सर? जी हाँ, है एक टॉपिक जो आपके वेल्थ लूटने आए थे बाहर के मुल्कों में से, वो अपना वेल्थ लूट के गए हैं या एंजॉय किए, कुछ सेटल भी हो गए, यहीं रह गए। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस समय में जो भी सोशल सिस्टम्स थे, एक दूसरे को मारना काटना, दैट वाज पार्ट ऑफ द लड़ाइयों का वो अंश था, वो करते रहे हैं। उसके अंदर यहाँ आके एक बहुत ही मतलब दिल का दर्द भी होता है कि चाहे वो औरंगजेब था, चाहे वो इनफैक्ट मराठे भी थे, चाहे वो कृष्णदेवराय थे, चाहे वो कोई भी राजा थे, जब भी लड़ाई होती थी, उस लड़ाई में सबसे ज्यादा लूटते थे पब्लिक, जो आम जनता, जो उसमें
जब गांव जलाई जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मराठों की जो आर्मी थी पिंडारियों की, पिंडारी जो है बहुत ताकतवर आर्मी हुआ करती थी जो एनिमी के गांव को जो है जला के राजा को जो है चैलेंज कर। बट जब गांव जली तो राजा का महल नहीं जला, ठीक है, और गांव के जो गरीब आदमी की घर जली। एक वो, दूसरा कि चैलेंज चुनौती देने के लिए क्या करते हैं, वो राजा जिस मंदिर में पूजा करता है उस मंदिर को तोड़ देते हैं। मतलब ये एक्चुअली रिलीजियस वार नहीं थी, जैसे ये बोलते हैं जिहाद थी, ये जिहाद नहीं थी। ये थी कि राजा को चैलेंज करना कि मैं आपको आराध्य को घर तोड़ देता हूं, श्री महाविष्णु का, राम का या किसी का मंदिर तोड़ देता हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं। इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारे मंदिरों की जो दुस्थिति हुई है उस समय में, बाद में भी यूरोपियंस जब हिंदुस्तान में आए हैं उन्होंने भी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को क्रिश्चियनिटी में बदलने की कोशिश किया उन्होंने, कंप्लीट देश को। ये मकाले और उनके बाद जितने मिशनरीज हैं, मुझे किसी रिलीजन के खिलाफ मेरा कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। जिनको भी जो भी धर्म पालना है पाल सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनका इच्छा है। लेकिन इस इच्छा में आप क्रिश्चियन बनो, आप मुसलमान बनो, कोई मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? मेरा जो लाइब्रेरी, जो नालंदा की लाइब्रेरी है, 10 मिलियन बुक्स जल गए हैं। तक्षशिला मेरा जो है खत्म हो गई है, एक नॉलेज सेंटर थी। ऐसे जितने भी मेरे यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज थे, उसके अंदर ताड़पत्र ग्रंथ थे, ये सारे ग्रंथ गए। आपको नॉलेज को हासिल करने के लिए लाइफ टाइम लगता है। एट 60, मतलब 60 साल का मैं हुआ हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता मुझे सब मालूम है, नहीं मालूम कर सकता हूँ, इतनी नॉलेज मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ। वो सारे किताबों में है, जिनको जिस सब्जेक्ट पे जो है इच्छा थी वो पढ़ सकते थे। तो ये मूर्ख लोगों ने हमारे मंदिर मतलब राजा को चैलेंज करने के चक्कर में मंदिर जलाए, और मंदिर जलाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी जलाए हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी मंदिर के साथ लगी हुई होती थी, मॉन्क्स उसको चलाते थे, उसके लाइब्रेरीज जल गए। तो ये बहुत एक वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। मैं अगर लिखना चालू करूं तो लोग बोल सकते हैं कि डिविजिव, मतलब लोगों को अलग अलग बांटने वाली बात कर रहे हैं। मैं बांटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट है स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस थॉट, बहुत अच्छी थॉट है। मैं रिलीजन फॉलो करो ना करो, एक थॉट है। मैं बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता हूँ, जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करता, लेकिन उनकी थॉट बहुत ही सुंदर है। मुझे मोहम्मद का कोई थॉट प्रोसेस गलत नहीं लगता, अच्छा लगता है। मैं नॉलेज को पूरा हासिल करना चाहता हूँ, फॉलो करूं तो मैं एक गुरु को फॉलो करूंगा। तो मैं इस टॉपिक पे करना चाहूंगा जरूर, लेकिन अभी मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि मेरा अर्थशास्त्र का भी तैयारी बहुत टाइम लगेगा मुझे। उसके बाद इस टॉपिक पे जरूर एक बार लिखना चाहूंगा। किसी के भी मन नहीं दुखाते हुए सत्य की बात बोलना है मुझे, ये जरूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये अगेन आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। रादर मैं कहीं पर पढ़ रहा था सर कि अगेन मेरा भी कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी रिलीजन को दुख पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का या उसको कम कहने का, मेरा भी कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो सर कितने ही लोगों को हमारे भारत देश में ही अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। अब किस धर्म में मजबूर किया गया मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मज़ेदार वाली बात है कि हिंदुइज्म में कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया गया धर्म बदलने के लिए। कभी नहीं कहा गया कि चाहिए आइए आप हिंदू बन जाइए, नहीं तो आपकी पिटाई होगी। नेवर एवर। शायद इसी को सनातन कहते हैं। खैर ये एक दूसरा टॉपिक है सर, लेकिन आपने बहुत बहुत सेंसिटिव बात कही। और इसमें कुछ कहना चाहूंगा मैं। प्लीज। आपने कहा कि हिंदू धर्म में आने के लिए कभी किसी को मजबूर नहीं किया था। इनफैक्ट मैं बहुत ही एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
स्टोरी मैंने इसमें नहीं कवर किया। जब 1947 में कश्मीर की जो डिसीजन हुई थी, उस टाइम पे क्या हुआ सभी ने पढ़ा ही होगा। उससे पहले कुछ साल पहले बहुत सारे मुस्लिम्स जो ओरिजिनली हिंदूज थे, जो कन्वर्टेड थे, मुस्लिम्स बने थे, वो सब कश्मीर के राजा के पास गए थे कि हम वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बनारस के कुछ महान पंडितों से जो कंसल्ट किया कि ऐसी सी बात है, क्या करना है। तो हमारे संतों ने उस टाइम पे कहा कि उल्टा आने की कोई रास्ता नहीं है। जो यहाँ पैदा होगा, हिंदू धर्म में पैदा होगा, वही हिंदू रहेगा या सनातनी रहेगा। इस तरीके की, मतलब आप सोच लिए वो सही है या गलत है, हालांकि मैं इसका आलोचना करता हूँ, क्योंकि शंकराचार्य ने हरिहरा और बुक्का राय को जो है मुस्लिम बनने के बाद वापस लेके आए थे इसमें। तो उसी तरीके से ये कर लेते तो शायद आज ये जो लड़ाई है इतनी शायद सीवियर लड़ाई नहीं होती। बट कहने की मतलब है हमारे पास वो वन वे ट्रैफिक है, जो पैदा हुआ है इसमें से बाहर जा सकता है, ये इसी में चल सकता है, लेकिन कोई बाहर से उल्टा इसमें आने के लिए जो है कोई प्रथा उस टाइम पे नहीं थी। अब शायद कुछ संस्थाएं जो है कर रही हैं, हो सकता है। ओके, नो इश्यू सर। खैर एनीवेज, अगेन ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अगेन पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, और ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, सेंसिटिव है, सब्जेक्टिव है। बहुत खूब राव साहब, जाहिर सी बात है आपने इस बुक को लिखने के लिए भी, और जो आगे आपके टाइटल हैं या जो आपके आइडिया हैं जिनके ऊपर आप लिखोगे, बहुत सारी रिसर्च आपने की, बहुत एंशंट किताबें भी आपने पढ़ी। आपने जिक्र किया ऋग्वेद और सामवेद और सभी तरह के वेद, और उसके बाद गीता, महाभारत, रामायण, सभी कुछ आपने पढ़ा, और आज के डेट में आपने ये बुक लिखी है। तो आपने मतलब एंशंट स्क्रिप्चर्स भी पढ़े और आज की किताबें भी पढ़ी। दोनों राइटिंग्स में, लिटरेचर्स में, लिखावट में, बुक्स में आपको कुछ फर्क नजर आता है क्या सर? जी हाँ, ये मुझे लगता है कि पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं इनमें जब हम पढ़ते हैं, एक सेंट्रल थीम मुझे ये नजर आता है कि हर रचयिता जो भी उस ग्रंथकार है, बहुत सारे हजारों है, उन सब ग्रंथों का जो है ना एक सेंटर पॉइंट ये रहता था कि भगवान के साथ नाता जोड़ने का। और आज की जो मॉडर्न, मतलब अच्छे जो रचयिताओं के बारे में बोल रहा हूँ, जिसमें सेंटर पॉइंट इंसान के साथ नाता जोड़ने का रहता। ओके, वहां पे भगवान को सेंटर पॉइंट बनाया जाता था उन ग्रंथों में। और आज की जो मॉडर्न राइटिंग्स में इंसान को सेंटर पॉइंट बनाया जाता है, उसके इर्द गिर्द जो है वेलफेयर स्कीम्स हो या कुछ भी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस राइटर्स, तो व्हिच इज बोथ वेज इट इज ब्यूटीफुल। वैसे भी हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया जनता ही जनार्दन, करेक्ट। तो कोई गाय भैंस जो है भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते हुए हमें कभी दिखा नहीं, ना ही फिलोसॉफिकल एडवांसमेंट किया है। वो अगर 1000 साल पहले हरी घास पसंद करती थी, तो आज भी गाय जो है हरी घास ही पसंद करती है। लेकिन इंसान ही ऐसा है कि 1000 साल पहले उसकी जो सोच विचार अलग थे, और 1000 साल में मेच्योर होके, कम नहीं हुआ, मेच्योर होके और भी बहुत सारे जो है ना फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस आया है। तो डेफिनेटली वहां से लेकर के इंस्पिरेशन लेके मॉडर्न राइटर्स और आगे जो है बढ़ रहे हैं। हाँ, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, कोई एंटी गॉड, कोई फॉर गॉड और प्योर गॉड, यू नो, सो मेनी भक्ति सिद्धांत अलग है या ज्ञान सिद्धांत अलग है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन मॉडर्न राइटिंग। मैं जरूर चाहूंगा कि हर स्टूडेंट रीडिंग को जो है, आज की डिजिटल मीडिया के समय में ये विचित्र लग सकता है, बट किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, आप पढ़ो, ऐसा मैं समझता हूँ। सर ये बहुत बहुत पर्टिनेंट बात है। जाहिर सी बात है, किसी एक बहुत ही प्यारी चीज़ का, किसी मूवी का, किसी किताब का, किसी कविता का, किसी गीत का एक अंत होता है, एक टुवर्ड्स एंड आता है।
हम भी अपने प्रोग्राम के उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी अभी आज जो आपने बात करी वो एक लेखक होने के नाते, मैं भी एक लेखक हूँ, एक लेखक होने के नाते मुझे भी बहुत ज़्यादा एट टाइम्स परेशान करती है कि डिजिटल मीडिया के आने के बाद पढ़ना, मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है, बहुत कम हो रहा है। आपको क्या लगता है राव साहब, किताबों का क्या भविष्य है, बुक्स का क्या फ्यूचर है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आप टेक्नोलॉजी का जरूर हेल्प लो। और टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट मैं भी, आपको विश्वास नहीं होगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस बुक कम से कम मुझे 80 किताबें पढ़ना पड़ा। बहुत सारा किताबें मैंने खरीद के पढ़ा हूँ, बट बहुत सारे चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल अल्बेरोनीज इंडिया, ये किताब के रूप में मुझे नहीं मिला, तो मैंने आर्काइव्स में से कहीं से निकाला। राइट सर, आई हैव हर्ड इस बुक के बारे में, मैंने सुना है, बहुत प्यारी बुक है। हाँ, और कई सारे चीजें मैंने आर्काइव्स में निकाला। एक दिन मैंने, अभी हिंदुस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू किया है, आपको कितना भी पुरानी स्क्रिप्चर है, ताड़पत्र हो या कोई भी भाषा में हो, संस्कृत में, प्राकृत में, कोई भी भाषा में, वो आपको डिजिटाइज वर्जन आज मिल जाती है। तो बहुत सारे किताबें मैंने ऐसे पढ़ी हैं, तो चित्र विचित्र बातें हमको पता चलेंगी, क्योंकि इतनी बातें कोई आपको एक आदमी, एक गुरु नहीं बता सकता। तो मुझे याद आ रहा है इस सवाल पे कि 16वीं सदी में एक अंग्रेजी राइटर थे फ्रांसिस बेकन के नाम पे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कहा, रीडिंग मेकeth a full man, कॉन्फ्रेंस a ready man and writing an exact man। मतलब उनका कहना यह है कि आदमी अगर जब पढ़ता है तो उसकी जो सोच है वो फुल हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, हमारी भाषा में बोले जाता है, पूर्ण हो जाता है पढ़ने से। और कॉन्फ्रेंस, उनका कहने का मतलब है कि आप बात करते, संवाद करते, दूसरों से डिस्कशन करते हैं, तो आपको जो है उस डिस्कशन से आपको एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है आदमी में, वो डेवलप होके आप एक राजा बनने लायक या नायक बनने लायक या लीडर बनने लायक बन जाते। और तीसरा बात उन्होंने कहा है, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। एंड ये अभी अभी मैंने महसूस किया है कि किताब पढ़ना एक बात है, किताब लिखना एक सच में, क्योंकि एक भी शब्द इर्रेस्पॉन्सिबली लिखना ठीक नहीं है। आजकल हम लोग फेसबुक में, एक्स में जो है एक दूसरे को गाली निकालते हुए, काफी कुछ इंसल्ट करते हुए देखते हैं। ये हमारी कल्चर नहीं है, भारत माता की कैरेक्टर नहीं है। हम सभी की जो है इज्जत करते हैं। इवन श्री राम जी के टाइम पे भी एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम क्या, वो नास्तिकवाद का प्रपोजल करते थे। उनको भी दशरथ जी के जो है मंत्रिमंडल में 10 या 12 मंत्री थे, उनमें से एक वो नास्तिकवाद थे, जो राम को वनवास जाने से मना कर दिया और जो दिया हुआ वचन वापस लेने के लिए उनको राम को बोले थे। उनसे राम गुस्सा किए जरूर, लेकिन उनको निकाला नहीं था, उनको भी रखा था। तो कहने के मतलब है कि हर एक तरीके की जो है ना आइडियोलॉजी लेके आप जब सोचना चालू करोगे, तो एक एक शब्द का इस्तेमाल आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या जा रहा है, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो हर एक बच्चा जो भी आज स्कूल में है, कॉलेज में है, किताबें ना छोड़े। बेशक आप डिजिटल मीडिया में जरूर जाओ, आप डिजिटल मीडिया से जितनी नॉलेज हासिल करती है करो, वीडियोस देखो, सारा कुछ देखो, बट नेवर फॉरगेट ए बुक। ए बुक विल रिमेन योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। जो भी चीजें मैंने इसमें लिखे हैं, मैं जब 20 साल के, आज मैं 62 का हूँ, जब मैं 20 साल का पढ़ा था, उस टाइम के जो मेरे दिमाग में जो बात गई थी, उन चीजों को याद कर करके मैं रिसर्च किया हूँ। तो कहाँ से किया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मालूम था। वो मालूम कैसे था, मैं उस टाइम पे पढ़ा हूँ, 40 साल पहले मैंने पढ़ा। तो मेरा कहना यह है कि किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़े। अगर खरीदना मुश्किल हो रहा है तो एक किताब 4 लोग 10 लोग भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी बना के। राइट, लाइब्रेरी ना छोड़ो। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो बस मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए
उनको सजेस्ट कर दीजिए कि उनको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। 2-3 बुक्स के नाम बता दीजिए जो उनको पढ़ना चाहिए। सर, ये तो सब्जेक्ट के बेसिस पे बहुत सारे हैं कि पहले आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। फंडामेंटली आपको, जैसे इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी वापस बोलना चाहूंगा। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, उनके घर में सब कुछ था, सुख था, संपत्ति थी, एनर्जी थी, बहुत अच्छे अच्छे खाना था, सब कुछ था। लेकिन अचानक वो सब कुछ छोड़ के चले गए। ये तो सारे रीडर्स को मालूम नहीं पड़ रहा होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। और उसके बाद उनका जो है ज्योतिषियों ने ये बोला गया कि ये तो महान चक्रवर्ती बनेगा, नहीं तो ये महान योगी बनेगा। तो उनके पिताजी को वो अच्छा नहीं लगा कि ये महान चक्रवर्ती बने, ये मतलब योगी ना बने, सन्यास ना ले। इसलिए उन्होंने इस तरीके की एनवायरनमेंट बनाया था कि सब सुख ही सुख थी उनके इर्द गिर्द में। लेकिन सभी सुखों को त्याग के वो रात ही रात चले गए और जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लग गए। उसके बाद उनको कुछ सच्चाइयां पता चले। वो सच्चाइयों को जो है वो बाद में बताते गए हैं तो लोगों को, तो वो योगी महान योगी बने हैं। आज 2600 साल के बाद भी हम आदर से उनका नाम लेते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम। दुनिया दुनिया में उनका जो है नाम हो गया। ऐसा क्या चीज थी उन्होंने खोजा। उन्होंने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया, कोई नया मोटर नहीं बनाया, नया एरोप्लेन नहीं बनाया। जो पहले थी उसी को उन्होंने समझा और जाना। तो आप सबको जो है ना ये किताबें जो पढ़ना चाहिए अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स के भी हमारे पास बहुत सारे किताब हैं। आर्यभट्ट जी से लेकर के बहुत सारे जो है ब्रह्मभट्ट, आर्यभट्ट, रामानुजन साहब, वराहमिहिर, इनके जो है बुक्स आप पहले पढ़िए। नहीं आपको और अपना लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी की नहीं कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी की बात अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऋग्वेद में से लेकर के बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी के जो है बुक्स हैं। मैं तो कहूंगा कि आप कुछ अपने इर्द गिर्द के जो भी महान योगी जो भी रहेंगे, आश्रम रहेंगे, उनके जो है रिकमेंडेशन पे कुछ किताबें आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि वेद से रिलेटेड सब्जेक्ट कोई भी आपको इंटरेस्ट होगा तो उनमें बहुत सारे बुक्स, फॉर एग्जांपल पांडिचेरी से अरविंदो घोष जी के जो है शिष्यों ने बहुत सारे वेदों के जो है किताबें उन्होंने प्रकाशित किया हुआ है। छोटे छोटे सिंपल लैंग्वेज में है। आर.एल. कश्यप जी हैं जो चारों वेदों के जो है कि मूल सिद्धांतों को बहुत सिंपल भाषा में, सरल, एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट भी समझ जाए ऐसी भाषा में उन्होंने लिखा है। मैं तो कहूंगा कि आप मॉडर्न बुक्स को तो पढ़िए जरूर। मैं तो जरूर लोगों को ये कहना चाहूंगा, संस्कृत इस देश का एक महान भाषा है। इस भाषा में लाखों किताबें हैं। पहले आप संस्कृत पढ़िए, फिर संस्कृत में लिखे गए किताबें पढ़िए, फिर वेद जरूर पढ़िए। जो भी चीज है आपको, जो भी आदमी आज कुछ बता रहा है उसको वेद में उसको प्रमाण है या नहीं ये जानिए। क्योंकि पॉलिटिशियंस भी जो है हर चीज को अपने हिसाब से यूज करते हैं। उनके कहा हुआ बात पे मत जाइए, चाहे वो धर्म थी, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है। आपको अनबिलीवेबली ऋग्वेद, यजुर्वेद के अंदर इतने सारे चीज आपको मिलेंगे। आप इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़िए। इनसे जो ऑथेंटिक सोर्सेस, जैसे कि आपका रेडियो बनारस के आसपास में है, बनारस से बहुत सारे किताब जो है प्रकाशित होते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे आप तो वेदों से शुरू करो। बेशक संस्कृत में नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में भी आज की डेट पे, हिंदी में भी बहुत सारे जो है गीता प्रेस के बुक्स पढ़िए। गीता प्रेस की बुक्स को मैं बहुत ऑथेंटिक मानता हूँ, उसमें किसी तरीके की जो है कल्पना नहीं होती है। उनके किताबें पढ़िए, लेकिन इन किताबों को पढ़ते समय सिर्फ भगवान या भक्ति की बातें ज्यादा प्रचलित ये बोला जाता है। मैं तो
स्टूडेंट्स को ये कहूंगा, अभी आप भक्ति या भगवान के बारे में जानने की जरूरत नहीं, पहले ज्ञान की बात करें। आप पहले इन किताबों में से वो ज्ञान की बातें निकाले। जैसे मैं उन्हीं वेदों में से, उन्हीं महाभारत में, उन्हीं रामायण की किताबों में से अर्थशास्त्र की प्रिंसिपल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके बेसिस पे अगर हमारा समाज बनेगी तो हमारे समाज में आज जैसे दुख की बात है कि अभी अभी आपने देखा होगा IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया हरियाणा में। एक डायरेक्टर जनरल DGP के घर में से करोड़ों रुपए बरामद हुए और IIT के कई सेंटर्स में से बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं। इस तरीके से बात सुनकर भी दुख होता है कि एक IIT में एंट्रेंस मिलना अपने अपने एक बहुत अचीवमेंट माना जाता है, वहां पे वो स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहा है? हर एक IG पोजीशन में, IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब उस स्टेट में आप मोस्ट पावरफुल हो, आप अपने गन से सुसाइड करते हो, तो ऐसा क्या चीज है जो आपको जो है ना अपना जीवन जो है खत्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो ऐसा क्या चीज है? इसका मैं अर्थशास्त्र से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे गुरुओं ने समय समय पर बताएं, इच्छाएं सीमित में रहेंगे तो जिंदगी जीवन बहुत सुंदर लगता है। जब वो लिमिट से बाहर हो जाएंगे तो 5 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपए का डिफरेंस क्या है? एक आदमी के पास 50 लाख रुपए है तो भी आज हिंदुस्तान में अच्छा खाना खा सकता है, रह सकता है, लेकिन वो 50 करोड़ कमाने के लिए क्यों भाग रहा है? आप वेल्थ क्रिएट करो। जो अर्थशास्त्र की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे वेदों में या कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा, पहला मंत्र बोलता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेल्थ। वेल्थ इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फॉर कंजम्पशन। जो आज हमारा समाज बन रहा है, कंजम्पशन बेसिस बन रहा है। मुझे ये वाला टीवी चाहिए, या ये वाला कार चाहिए, मुझे ये डायमंड चाहिए, मुझे ये वाला बंगलो चाहिए। इट इज ऑल अबाउट मी इन करंट मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बट हमारे जो ग्रंथों में इकोनॉमिक्स है वो इट इज ऑल अबाउट समाज। तो ये फर्क समझने के लिए आपको शुरुआत एक्चुअली वेदों से ही करना चाहिए। वैसे किताबें तो बहुत सारे हैं, तो मैं कहूंगा कि वेदों से रिलेटेड कोई भी किताब गीता प्रेस में से स्टार्ट करिए। आप ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, जो भी आपकी इच्छा हो, उसमें से एक करके फिर कालिदास पढ़िए। कालिदास की लिटरेचर, जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट है वो कालिदास को पढ़िए। उतना महान साहित्यकार तो फिर दोबारा पैदा हुआ ही नहीं संस्कृत भाषा के। फिर इस तरीके से एक नहीं, एक का नाम लेना मुश्किल है, हजारों है हमारे पास, हजारों। बहुत खूब सर, बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, कोई भी रीडर इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो आपका सजेशन है, और आई फुल्ली एग्री विद दैट कि जो हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर है, वेद, उनसे हम शुरू करें, समझने की कोशिश करें, हो जाएगा। राव साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए। रियली आई एम वेरी honored to listen to your talks, honored to listen to your book, about your book, and I'm certainly going to read your book. Thank you so very much. We are honored. Thank you, sir. धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।